तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर ली थी और आपको बहुत सारे कन्वर्जन्स दिए गए थे। आपने ट्राई करे होंगे, थोड़ी दिक्कत आई होगी, मैंने उनके सॉल्यूशंस आपको भेज दिए। कन्वर्जन्स वन ऑफ द टफेस्ट काम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जैसे जैसे आप स्टेप वाइज रिएक्शंस याद करते रहेंगे काम आसान होता रहेगा, नहीं करेंगे काम ऑटोमेटिकली मुश्किल होता रहेगा। उसी सीक्वेंस में आज आगे चलना है और हमें पढ़ना है मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं और जबकि न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होते हैं। तो जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल्स, और जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक्स्ट्रा है वो न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल पर कमी होती है इसलिए अटैक वहाँ करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पर भी इनको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स बिल्कुल अपोजिट, वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट पे अटैक करने की बात आती है तो जिस भी डबल बॉन्डेड एटम्स पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसके एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब न्यूक्लियोफाइल चार्ज करता है किसी डबल बॉन्डेड अरेंजमेंट पे तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसे देखते हैं, आइए बेटा एग्जांपल से समझते हैं चार्ज वाली बात। सपोज कीजिए आपके पास एल्कीन है और इस पर अटैक करने कोई इलेक्ट्रोफाइल आया है H+ के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है। अब वो या तो डबल बॉन्ड के A पे अटैक करेगा या डबल बॉन्ड के B पे अटैक करेगा, और तो कोई जगह है नहीं भाई, या तो अटैक A पर या अटैक B पर। अब देखो ध्यान से, ये पहुंच गया पहले A के पास, यहां पहुंच गया पहले B के पास। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं डबल बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक तुम्हारा। H+ कह रहा है मुझे दो चाहिए, कार्बन कह रहा है मेरे पास एक है, तो बाजू से उधार लेना पड़ेगा। जब आप उधार लेते हैं तो खुद पे चार्ज आता है नेगेटिव, और जो उधार देता है उस पे चार्ज आता है पॉजिटिव। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये चार्ज तो कैंसिल, H यहां जुड़ गया और एडजेसेंट कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। दोबारा से रिवाइंड करके देखो, बात समझ में आएगी। डबल बॉन्ड के जिस भी एटम पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बाजू वाले पे चार्ज पॉजिटिव। ऐसे यहां देखो, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बना दो। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल आया है तो इस वाले कार्बन से कह रहा है भाई दो इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, उसने कहा मेरे पास नहीं, कह रहे उधार ले आओ भाई किसी से। तो उधार लाने पर जो देता है उधार पॉजिटिव, जो लेता है चार्ज नेगेटिव। तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी भाई, तो जिस भी एटम पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बाजू वाले पे चार्ज आता है भैया पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार दो बार करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई इस बात को। अब बात करता हूं कार्बोनिल के अरेंजमेंट की। कार्बोनिल में ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव। सपोज कीजिए इस पर OH अटैक कर रहा है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कुछ, तो जहां पर कमी है उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस अट्रैक्शन के चक्कर में अगर मान लो मैं इसको ऐसे ही जोड़ दूं तो आप खुद देखेंगे कि कार्बन के बॉन्ड 5 हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन का अपना बॉन्ड आगे शिफ्ट करना होगा। तो अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होता है ऑक्सीजन का,
और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा बेटा, कार्बन का। कार्बन ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन भी आप ले लीजिए, क्योंकि कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, तो कार्बन ने कहा ऑक्सीजन मैं आपसे बॉन्ड तोड़ रहा हूं और आप मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ। दोबारा से देखो बहुत ध्यान से, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा, अगर मैं बॉन्ड सारे बना दूं तो कहानी कुछ ऐसे हो गई, 5 बॉन्ड हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना, पार्शियल नेगेटिव था, कार्बन ने कहा कि भाई अपना तो तुम्हारे पास है ही, मेरा और लो, दफा हो जाओ यहाँ से। उसके साथ डबल बॉन्ड तोड़कर सिंगल बॉन्ड बना लिया। आई होप इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स वाली बात समझ में आई होगी। जब डबल बॉन्ड पे अटैक होगा तो कहानी कुछ ऐसे रहेगी। जरूरी नहीं है कि अटैक हमेशा डबल बॉन्ड पे ही हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जैसे कार्बोकैटायंस को बनाऊं अगर मैं, ये हमारा कार्बन आयन है और इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा है, तो चार्ज खत्म भी हो जाएगा। ऐसे ही किसी कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है, इसलिए मैंने कहा था कि जब डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट पर, डबल बॉन्ड वाली कंडीशंस पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो जिस भी डबल बॉन्ड के एटम पर अटैक करा दूसरे वाले पे चार्ज पॉजिटिव और वहां आता है चार्ज नेगेटिव। ये दोनों कहलाते हैं 11th क्लास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना उसी एटम पर जिस पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक करा है या उस पर जो उसके एडजेसेंट में है। तो कहते क्या है, वो आपके काम का नहीं है, आपके काम का है कि इसे अप्लाई कैसे करना है। और हमें इसे अप्लाई करना है हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में, नाम है मार्कोवनिकॉव रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर 1 का टॉपिक चल रहे हैं ये, जहां पर भी हैलोजन आ रहा है बेटा। आज पढ़ना है एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI, H2O, H2SO4 इन एल्कीन्स। ये आपका आगे भी काम आएगा, आपको हेल्प करेगा बेटा। तो एल्कीन भैया 2 तरह की होती हैं। इस तरह की एल्कीन्स सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती हैं बेटा, जहां दोनों कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम। जबकि इस तरह की एल्कीन्स कहलाती हैं बेटा अनसिमेट्रिकल। ऊपर वाली एल्कीन्स सिमेट्रिकल, नीचे वाली एल्कीन्स अनसिमेट्रिकल। ये मैंने जो भी लिखे हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आप बना सकते हैं। H प्लस और OH माइनस बन जाएगा वाटर में, यहाँ बनता है H प्लस एंड HSO4 माइनस। वाटर का हो गया H प्लस और OH माइनस। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि एक जगह जाता है पॉजिटिव पार्ट और एक जगह जाता है नेगेटिव पार्ट। सिमेट्रिकल वाले एल्कीन्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी एल्कीन्स अनसिमेट्रिकल होंगे तो नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां जा रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है इन दी डबल बॉन्ड। तो मार्कोवनिकॉव रूल यही कहता है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हुई है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल हुई है। और मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, addition of HCl, HBr, HI, H2O, H2SO4 will take place in such a way that the negative part of the adding molecule will goes to that carbon which contains lesser number of hydrogen. पूछते हैं क्यों? Due to the formation of कार्बोकैटायन। ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब सीधा सवाल आता है कि कहां होती है, तो मैकेनिज्म बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे।
पहले स्टेप में ही तो HCl, HBr, HI जैसे मॉलिक्यूल है, इनके अंदर होगा हेट्रोलिसिस और जनरेट होगा H प्लस और Cl माइनस जैसा अरेंजमेंट। एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। डबल बॉन्ड ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिच अरेंजमेंट होता है और रिच को रिच रिपेल करता है जबकि पुअर अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक पुअर है जबकि डबल बॉन्ड एक रिच है। तो डबल बॉन्ड के दोनों एटम पर ए या बी पर ही अटैक करेगा, तो पॉसिबिलिटी भी दो हो गई बेटा, ए या बी। तो जब ए पर अटैक हुआ, अभी आप सीख चुके हैं, जब ए पे अटैक हुआ तो बी पे चार्ज पॉजिटिव, और जब बी पर अटैक हुआ तो ए पे चार्ज पॉजिटिव। यानी कि एक बना प्राइमरी कार्बोकैटायन, एक बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी वाला होता है मोर स्टेबल, आपने सीखा है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, देयरफॉर विल बी फॉर्म्ड इन मेजर कॉन्सेंट्रेशन। लगभग लगभग सारा ही सेकेंडरी बनेगा, क्यों बताऊंगा बेटा। अब तीसरे स्टेप में आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर Cl माइनस अब अटैक करेगा, क्योंकि Cl माइनस वहीं जाता जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। और लीजिए भाई साहब, आपका वही बन गया जो आपको बता रहे थे। तो ये आपके चैप्टर 1 में आने वाला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक है। प्लीज एक बार दोबारा से देखिए और फिर नोट्स बनाइए, सही है। अब हम करेंगे इसका उल्टा रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। नाम से ही क्लियर है कि क्यों एंटी मार्कोवनिकोव कह रहे हैं आप। एंटी मीन्स अपोजिट। एंटी मार्कोवनिकोव रूल में हम सिर्फ HBr की बात ही कर पाते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल, एडिशन ऑफ HBr ही होता है, वजह है उसकी, बताएंगे। अगर मार्कोवनिकोव का अपोजिट चलना है तो इस बार जो लगता है कि हाँ नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। यहां जो कारण है बेटा वो है फ्री रेडिकल्स का बनना। अब ये सारी कहानी होती कैसे है, ये सारी कहानी बस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। तो अगर पेरोक्साइड है तो ये नियम लगेगा, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो आप मार्कोवनिकोव के नियम के हिसाब से ही चलेंगे। तो पहले स्टेप में आपने जो पेरोक्साइड ली है उसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। नाम क्या है भाई, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप कोई और पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, इस लिंकेज से इंडिकेट करते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा बेटा। वैसे तो C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया और बना 2C6H5C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से ये टूटा। ये बेटा दोबारा टूटेगा तो हमें मिलेंगे 2 फिनाइल के रेडिकल और 2 CO2 गए बाहर, 2 CO2 गए बाहर। उसके बाद हमारे पास काफी एक्सेस में HBr था, जो कि H के रेडिकल्स और Br के रेडिकल्स में टूट गया होगा। हमने ये थोड़ा एक्सेस में लिया है बेटा। जो फिनाइल के फ्री रेडिकल थे
या मैं इसी स्टेप में ऐड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फिनाइल के फ्री रेडिकल थे वो कुछ H+ से कंबाइन होकर C6H6 क्या बना लेंगे बेटा, बेंजीन बना लेंगे। हाइड्रोजन का रेडिकल फिनाइल के रेडिकल से मिल गया। अब बचा Br का रेडिकल। Br का रेडिकल कह रहा है भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई अटैक A पे भी हो सकता है B पर भी, तो भाई दोनों कंडीशंस बनेंगी। इलेक्ट्रोफाइल कह रहा था मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा, रेडिकल ने कहा भैया मुझे एक ही चाहिए, एक मेरे पास ऑलरेडी है। तो जब उसने अटैक करा A पे तो बना प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो क्या बना बेटा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और जब अटैक हुआ B पर तो क्या बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एक जगह बना प्राइमरी और एक जगह बना सेकेंडरी। अब आप सभी जानते हैं कार्बोकटायंस की तरह सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, ऐसे ही सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी स्टेबल है, और जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो आपको मिल गया। लेकिन जो प्रोडक्ट था वो कुछ इस प्रकार था कि इस बार जो Br है, जो हेलोजन पार्ट है, वो वहां गया है जहां हाइड्रोजन है ज्यादा। ये 2 मैकेनिज्म हुए हैं, दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 1 का पार्ट है। डायरेक्ट मैकेनिज्म शायद आपसे कोई ना पूछे क्योंकि ये मैकेनिज्म 11th क्लास के थे, लेकिन आपसे ये रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, कन्वर्जन्स में बहुत इस्तेमाल होती हैं। तो किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप HCl HBr HI ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। लेकिन सिर्फ HBr के केस में पेरोक्साइड डालने पर कहानी पलट सकती है। सपोज्ड नेगेटिव पार्ट के HBr को अगर हम तोड़े हाइड्रोलिसिस में तो सपोज नेगेटिव पार्ट Br- है, वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा। वैसे यहां बन नहीं रहा नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल में तो बना था तो उसी के रिस्पेक्ट में रखने के लिए कह दिया हमने। अब ये बात आई, देखो अगर दिक्कत है तो दोबारा से देखिए, आपको दोबारा देखने की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट करके क्लास को लंबी नहीं कर रहा बेटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? अब सुनिए ध्यान से, अगर आप से मैं ये कह रहा हूं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में सिर्फ HBr ही एप्लीकेबल है, तो उसका कारण है कि HCl और HF ने साफ मना कर दिया कि भैया फ्लोरीन और क्लोरीन है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, हम तो अपने अंदर हेट्रोलिसिस ही कराएंगे, हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही HI ने कहा कि बना लो जी मेरे रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है, तो HI के केस में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। लेकिन आयोडीन के बड़े साइज होने की वजह से 2 आयोडीन के रेडिकल कंबाइन करके 2 आयोडीन के रेडिकल कंबाइन करके एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी डबल बॉन्ड पे अटैक ही नहीं करते। इसलिए आपसे कहा है कि ये रिएक्शन सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आपको सिखाए तो सिर्फ HBr के लिए ही होगा। जब रिएक्शंस करेंगे तो बहुत काम आएगा, इसको नोट कर लेंगे बहुत ध्यान से। अब एक बात और बतानी है, अगर पीछे का काम पता था आज कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो काम लगेगा आसान। और अगर पीछे का ध्यान नहीं है तो काम लगेगा मुश्किल। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि कार्बोकटायंस और फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हैं, तो इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी वही होती है, टर्शरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में और कम। अब मैंने एक बात कही थी कि मार्कोनिकॉफ रूल में ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा ही क्या बन जाए बेटा, सेकेंडरी वाला। ऐसा क्यों है? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कार्बोकटायंस के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट।
और इसी रीअरेंजमेंट की हेल्प से कोशिश की जाती है कि लेस स्टेबल से रीअरेंज हो जाए, या तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से, या तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से, या फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट से। या तो भैया हाइड्राइड शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से। लेस स्टेबल से क्या बन जाओगे बेटा? लेस स्टेबल से क्या बन जाएंगे बेटा? मोर स्टेबल। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान यही चाहिए बेटा। आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी पे है। यहां से अगर मैं एक H- हाइड्राइड की फॉर्म में ले लूं, H- निकाल रहा हूं तो इस पोजीशन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां माइनस के साथ H आ रहा है तो ये तो हो गया न्यूट्रल। तो मुझे साफ दिख रहा है कि प्राइमरी कन्वर्ट किस में हो गया? सेकेंडरी में। हुआ क्या है? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। और प्राइमरी कार्बोकैटायन मोर लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज्यादा। किसी को ना पता हो तो H- को बोलते हैं हाइड्राइड। यानी इसकी हेल्प से प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कहीं मौका मिलेगा तो लेस स्टेबल अपने आप को मोर स्टेबल करने का प्रयास करेगा। करना भी चाहिए, दिक्कत क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहां से H निकलेगा, यही कहानी बनेगी पूरी। और कुछ इस प्रकार से सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देख लो, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी। हुआ यही काम है। अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो पाती है तो भैया मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है। शिफ्ट और भी होते हैं इस प्रकार के, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, सारा काम नहीं कर पाएंगे भाई। और कन्वर्जन हो जाएगा टर्शरी में। तो ये बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। सही है। इसके बाद आपके नोट्स में एक हेडिंग और है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जब आपके पास एल्केन हो, हम पढ़ चुके हैं पहले, तो उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट लाइट आप करा सकते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में भी काम हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन में बन रहे होंगे फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म काम का है नहीं, 11 से भी सिलेबस से हट गया है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेफालतू में काम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हमें पढ़ना है मेनली, वो sp3 कार्बन में होता है, क्योंकि कार्बन के अंदर भी sp वाले में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, sp2 में कम, sp3 में सबसे कम, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो sp3 वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल पे सबसे कम है, तो वहां रेडिएशन की हेल्प से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है। तो ध्यान रहे, जहां कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे होंगे, आप Cl2 सनलाइट वाला काम वहीं पे करेंगे, H हटेगा और हेलोजन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा या Br जुड़ेगा। सेकेंडरी वाला होगा मोर स्टेबल मुकाबले प्राइमरी के, टर्शरी वाला होगा मोर स्टेबल मुकाबले सेकेंडरी के, क्योंकि कार्बोकैटायंस में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबिलिटी भी हो जाएगी ज्यादा। बहुत एग्जांपल्स देख के समझा रखा है एनसीईआरटी में। अगर मान लो कभी डबल बॉन्ड अरेंजमेंट आ गया तो डबल बॉन्ड पर अटैक होना तो मुश्किल है, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है, इसे हम बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। 4 हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे फास्ट रिएक्शन है फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन छोटे साइज का है, जल्दी बनाता है रेडिकल, क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। सारा काम पढ़ना है, और अगर बेटा किसी को भी कोई दिक्कत है तो भैया हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको कहना तो पड़ेगा कि संडे में बुला लीजिए भैया, कैसे भी होगा, कोई दिक्कत होगी बताई जाएगी आपको। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिया है,
जो आना चाहे रिवीजन की फॉर्म में भैया पढ़ ले, आके फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाएगा, उसी के लिए फ़ायदा होगा बच्चे के लिए। बाकी आपको ऐसे कंफर्टेबल लग रहा है, आपकी ऐसी मर्जी, लेकिन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना होगा, उसमें नंबर नहीं आएंगे, बाद में दुखी मत होना। रिवीजन रिक्वायर्ड है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।